नाज़रीन आदाब, जहांबीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज़ अहमद फैयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम बारहा आपके ही मामलात से मुतल्लिक बात करते हैं। जो मामलात, जो मसाइल हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश होते हैं, उन पर हम गुफ्त शनीद करते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ महकमे हैं, मुख्तलिफ महकमों की तरफ से, जो सरकार की तरफ से मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ रखी गई है आवाम के लिए, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, चाहे स्कूलों की बात करेंगे, चाहे बाकी दफातर की बात करेंगे, एग्रीकल्चर है हमारे पास, या इसके साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन स्कीमों से मुतल्लिक हम आपको अक्सर बेशतर बाखबर करा देते हैं जिन स्कीमों से आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और आज हम बात करना चाहेंगे जो फैसिलिटीज़ रखी गई हैं, जो सरकार ने मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात रखी हैं ललित अस्पताल में, जो वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज हैं और पेशेंट केयर है, उस सिलसिले में हम बात करेंगे। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ सवालात जिस तरह से हम आज के मेहमान से पूछेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम में ज़रूर कुछ ऐसे सवालात होंगे जो आपके लिए होंगे, क्योंकि जब भी हम कहीं किसी हॉस्पिटल का रुख करते हैं तो हॉस्पिटल का रुख करने से पहले, इवन घर में इरादा करने से पहले ही हम पे कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। क्या हम उन जिम्मेदारियों पे पूरा उतरते हैं? क्या हम वो चीज़ बखूबी अंजाम देते हैं? फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करेंगे कि वहाँ किस तरह से केयर मिलता है। ये सारी बातें हम आज आपके सामने रखेंगे और अपने स्टूडियो में हम वेलकम करना चाहेंगे, खुशामदीद करना चाहेंगे प्रोफेसर एंड डॉक्टर सैयद मासूमा रिजवी साहिबा, जो हेड है डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जीएमसी श्रीनगर। प्रोफेसर एंड डॉक्टर सैयद मासूमा रिजवी साहिबा जी, जहांबीन प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम के आगाज़ में। शुक्रिया आपका। डॉक्टर मासूमा जी, चूँकि हमने परसों भी आपके साथ बात की एक मुद्दे से मुत्तल्लिक, क्योंकि उस दिन पर्टिकुलरली हमने ख़वातीन के हवाले से बात की जो फैसिलिटीज़ रखी गई थी। लेकिन अगर हम पेशेंट केयर की बात करेंगे, लेकिन अगर हम ख़वातीन से मुत्तलिक बात करेंगे, तो एक तारीख़ है ललित अस्पताल को, और इस तारीख़ को आगे ले जाने में जितने भी आज तक सरबराहान रहे हैं, और माशाअल्लाह आप इस वक्त इसकी सरबराही अंजाम दे रहे हैं, इस यूनिट की, इस जो आपका डिपार्टमेंट है इनफैक्ट। लेकिन अब आज अवाम के पास कुछ सवालात हम रखेंगे। जैसे हमने कहा कि सवालात तो हमारे गेस्ट्स के लिए होते हैं, लेकिन आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमने कुछ इस तरह से कुछ बातें, क्योंकि जो हमारे जहन में है, जो हम कहना चाहेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे आपके हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ की, जब गांव देहात से पेशेंट आते हैं, उनके साथ अटेंडेंट्स आते हैं, आप किस किस्म का बिहेव, आप किस किस्म का रिस्पॉन्स उनसे एक्सपेक्ट करते हैं? क्या वो बिहेव, वो रिस्पॉन्स बराबर दिया जाता है कि या आपको कहीं पे कमी महसूस लग रही है, जो कमी आप हमारे जहांबीन प्रोग्राम के ज़रिए से मंच पे, आज इस मंच पे कहेंगे और नाज़रीन के पास रखेंगे। आगाज़ में आपके कलिमात। Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल। ब्लेंड करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी। चाय बनाओ या कॉफी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे। Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल। ब्लेंड करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। घी में लाओ गोल्ड
salt and richness और दही में पूरी प्योरिटी। चाय बनाओ या कॉफी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। अमूल दूध पीता है इंडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। आपने वजह फरमाया कि लोग जब आते हैं वो भी एक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, और जो वहाँ काम करने वाले हैं उन्हें भी कुछ उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि हम ये हमारे साथ कैसे पेश आएँ। ये तो आम सी बात है, बीमार जो होता है वो मुस्तरी होता है, परेशान होता है, और इतनी दूर से जब आता है तो उसका एक्सपेक्टेशन लेवल ये होती है कि मैं जो ही गया तुरंत मेरा, चाहे मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ऑब्स्टेटिक केयर होता है, सर्जरी हो जाएगी, जो कि एक हर वक्त मुमकिन बात नहीं होती है। हमारा अस्पताल जो है ललदेद अस्पताल, ये 750 बेड पे मुश्तमिल है, और इसमें दोनों गायनी और ऑब्स्टेटिक सर्विसेज अवेलेबल हैं। मेजर क्रंच जो हमारा है वो ऑब्स्टेटिक्स का है। 80% बीमार जो हमारे हैं वो जच्चगी वाले पेशेंट्स होते हैं, और ये पेशेंट्स जो हैं कहीं से भी रेफर, जहाँ कहीं इलाज ना मिले जिस पेशेंट को, या कोई भी कॉम्प्लिकेशन कहीं हो, प्राइवेट अस्पतालों में या सरकारी अस्पतालों में या सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जो अब खुले हैं जगह जगह, राइट उधमपुर रोडा जहाँ से भी हों, लेह करगिल तक हमारे अस्पताल पहुँचते हैं। तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता है। एक बीमार होता है जिससे आप रुक के डील कर सकते हैं, एक पेशेंट होता है जिसकी अर्जेंसी होती है और जो इमीडिएटली डील करना होता है। तो ये फ़र्क जो है हमारे आम इंसान को समझ नहीं आती है। उसे तो सिर्फ अपना बीमार नज़र आता है कि मेरा पेशेंट बीमार है, मैं दूर से आया हूँ, मेरे बीमार का इलाज होना चाहिए। वो ये नहीं देखता है कि मेरे साथ जो दूसरा बीमार आया, ये मेरे बीमार की हालत से बहुत कई ज़्यादा नाजुक उसकी हालत है, और इसको प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा। तो ये चीज़ एक है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि वो हमें ताउन दें। इसमें ऐसा कहीं नहीं होता है कि किसी का पेशेंट नेगलेक्ट किया जाएगा, मगर जिसको हम एक ट्रायज कहते हैं कि हम क्योंकि एडमिशन इतना ज़्यादा है, हमारा रोज़ का एडमिशन 120 बीमारों का होता है। अगर आप हमारा महीने का काम देखें तो हमारे सिर्फ ऑब्स्टेटिक पेशेंट्स जो हैं 1500 से 1600 सिजेरियंस और डिलीवरीज एक महीने में होती हैं। ऑब्स्टेटिक पेशेंट्स कम से कम 50-100 एक महीने में गायनी पेशेंट्स 100 डील हो जाते हैं। तो इस सारे में हर रोज़ किसी भी वर्ल्ड के किसी भी हॉस्पिटल में आप ये नहीं देखेंगे कि 50 सिजेरियन 24 घंटे में। वो तो समझते हैं कि ये नामुमकिन सी चीज़ है, मगर ललदेद में ये चीज़ मुमकिन होती है। बट उसके बावजूद हम ये कहें कि हम शायद पूरा खरा नहीं उतर पाते हैं लोगों की एक्सपेक्टेशन में, क्योंकि सिस्टम फेलियर्स हैं। वो ये नहीं है कि कोई डॉक्टर जरूर जिम्मेदार है, एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, अपनी तरफ से हर लेवल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। फ्री ट्रीटमेंट है ऑब्स्टेटिक पेशेंट्स का, उन्हें कोई दवाई खरीदनी नहीं पड़ती है, उन्हें किसी टेस्ट के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, उन्हें किसी रेफरल के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। मगर एक या तो इसका पे पच पेयर सुचन कशरन कहीं तो पेशेंट गो एडमिट या आव कुलगाम पे दपान बे आस बे तत दोबुक क्या नहीं डील। वो एक दूसरा जो हमारा ओपीडी का क्यू है, हमारा ओपीडी रोज़मर्रा का ओपीडी जो हमारा 1200 हो गया, जो कि अनमैनेजेबल हो गया है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एलडी आते हैं कार्ड निकालने के लिए। उनके जहन में एक वहम तारी है कि अगर हमारे पास एलडी का कार्ड नहीं है, उनका ट्रीटमेंट 3 जगह से चल रहा होता है। एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के पास भी जाते हैं, एक अपने जो उनका नज़दीकी हेल्थ सेंटर है वहाँ भी जा रहे होते हैं, जो फिर उनका डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट होता है उससे भी इलाज करा रहे होते हैं, और एक एलडी का कार्ड। ये एक रीजन क्या हो सकते हैं? हाँ? इसको थोड़ा हम इलैबोरेट करना चाहेंगे इस बात। इसका रीजन है कि लोगों को लगता है कि अगर हमारे पास ललदेद का कार्ड नहीं हो, अगर हमें रात को या दिन में कभी रेफरल की ज़रूरत हमारे पेशेंट को पड़े तो शायद ललदेद में हमें एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मैं इस प्रोग्राम की वसासत से लोगों को इस फेयर, इस खौफ से निजात दिलाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है। ये सिस्टम जो है रेफरल का बेसिकली होना चाहिए, ये वेस्टर्न कंट्रीज में है, वहाँ एक सिस्टम है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी केयर। कोई भी फलांग नहीं सकता है कि वो खुद ही अपनी मर्जी से टर्शरी केयर पहुंचेगा, नहीं। जब तक उसका प्राइमरी सेंटर का केयर गिवर, डॉक्टर, मिडवाइफ रेफर नहीं करेगी सेकेंडरी सेंटर में,
वो सेकेंडरी सेंटर में देखा नहीं जाएगा। जब सेकेंडरी सेंटर वाले को लगेगा नहीं ये मेरे लेवल के ऊपर है, फिर से टर्शरी केयर। यहाँ तो हर पेशेंट अपनी मर्जी को कहता है मुझे जाना है तो जाना है। तो ये नहीं समझ पाते हैं लोग कि एक कैपेसिटी है बीमारों, नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हम देख सकते हैं एक पर्टिकुलर दिन में। जब आप उस कैपेसिटी को क्रॉस करेंगे तो लेवल ऑफ केयर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं गलतियों की गुंजाइश रह जाती है। दूसरा सवाल पैदा होता है जिस तरह से अभी आपने कहा, क्योंकि हमें और भी मुद्दों पे बात करनी है। सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि आपके हॉस्पिटल का कार्ड, प्राइवेट क्लिनिक, दूसरा जो वहाँ पे दूसरा डॉक्टर होगा उसके पास इलाज। अब आपने ये बात कही कि ये इस वजह से है कि इनको वहम रहता है कि हो सकता है कल जाके एलडी हॉस्पिटल में हमें वहाँ पे एडमिशन ना मिले, उस चीज़ की आपने वजाहत की। मगर हमें लगता है कि कहीं कहीं इसमें कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो इस तरह से हैं। एक बात हम आपको कहेंगे, अक्सर बेशतर हमने देखा है इस प्रोग्राम के वसात से, हालांकि मैं हेल्थ के हवाले से बात करनी है, लेकिन एक दूसरे मुद्दे की ओर हम नाज़रीन आपको लेना चाहेंगे। हम अक्सर बेशतर देखते हैं कि जब एक लड़की की शादी होती है, फिर जब उसके बाद वो अपने ससुराल में चली जाती है और ससुराल में जाने के बाद जब बाज़ाब्ता उसकी अब डिलीवरी होती है, तब ये रस्साकशी का सिस्टम जो है ये बराबर होता है। अब मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से तो जिम्मेदारी जो है वो मायके वालों को नहीं होनी चाहिए, वो ससुराल वालों को होनी चाहिए जिस घर में है। लेकिन अब कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं कि मायके वाले वहाँ से खींचते हैं और वो भी अपने आप को ये कुछ और समझते हैं। और दूसरा ये चीज़ है कि कहीं कहीं ये औरत कहती है कि मुझे प्राइवेट में इलाज होना चाहिए। देखिए इस तरह के भी है, इसमें इलाज प्राइवेट हो या सरकारी हो वो तो पेशेंट की अपनी चॉइस होती है, फैमिली की चॉइस। ये जो आपने कहा कि मालून वालून ये सिस्टम है और इसमें बड़ा एक लड़की ही पिस जाती है, ये न्यूबॉर्न ही पिस जाता है इस रस्साकशी में। तो रहा ट्रीटमेंट का सवाल प्राइवेट या सरकारी, वो तो लोगों को अपनी अपनी कैपेसिटी पे मुनसर है। अभी आप अगर देखें ज़िला अनंतनाग, बारामूला, कुपवारा, हंदवारा, पुलवामा, हर जगह तैनात हैं गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियंस और बहुत अच्छा काम करते हैं। हम बहुत सराहना करते हैं उनकी, मगर अभी हमारा वो सिस्टम वो डेवलप नहीं है। लोगों में वो फेथ नहीं है कि मैं अगर सरकारी अस्पताल गया, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे टाइमली रेफरल मिलेगा। बाद में तो प्राइवेट हॉस्पिटल से आपके ही हॉस्पिटल में आ जाते हैं, तो इसकी जब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो वो सब पेशेंट्स तो ललदेद ही आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक का रिकॉर्ड भी सही है, आगे भी ठीक ही रहेगा। खास तक कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम दिक्कत आती है तो मेरे ख्याल से आज तक जो हमने सुना है कि फिर उनको आपके ही हॉस्पिटल बेसिकली हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो इक्विप्ड नहीं, दे आर नॉट इंस्टीट्यूशंस ऑफ केयर, वो नर्सिंग होम टाइप हैं। अब शायद आ जाएं आगे के दौर में, बट प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आप ट्रीटमेंट करते हैं और आप एक लेवल ऑफ ट्रीटमेंट चाहते हैं तो इट कम्स विद अ कॉस्ट। बिल्कुल सही आपने बात बता दी। नाजरीन आपके पास हम आना चाहेंगे, जो अभी तक के हमारे सामने बात आ गई। अब ये है कि अगर कहीं पे इस तरह का इशू है, इस तरह का मामला है, शादी हो गई है, अब बच्चा होने वाला है, खानदान में खुशियां हैं वहां भी यहाँ भी, लेकिन जिम्मेदारी आप पे ये आयद होती है कि ये जो मियाँ बीवी है इनके बीच में भाई दीवार मत बनिए, ना ही ससुराल वाले दीवार बनिए, ना ही मैके वाले दीवार बनिए, क्योंकि इनको आगे जो इनका बच्चा आता है वो बच्चा इनकी दुनिया होती है। अब वहाँ पे लाइबिलिटीज, फिर प्रेशर हस्बैंड को, फिर उसके साथ साथ प्रेशर इस लड़की को। इनको पहले ही सोचने दीजिए कि इनको कहाँ पे इलाज करना है चाहिए। और ये दो मियाँ बीवी अगर एक कमरे में बंद करके ये सलाह करेंगे कि हम फलानी जगह ट्रीटमेंट करेंगे और दूसरे का इसमें इंटरवेंशन नहीं होगा, और बाज़ाब्ता तौर ये जो हस्बैंड हजरात हैं वो भी इस बात को नोट करें कि अपनी बीवी जो है जब उसको डॉक्टर के पास जाना है तब वो ये ना कहें कि आप माँ को साथ ले लीजिए, वो ये ना कहें कि आप अपनी बहन को साथ ले लीजिए, वो खुद साथ जाए, वो खुद उसका इलाज करें, क्योंकि वो उसके घर की मालिका होती है, वो उसके घर की जीनत होती है, वो उसके घर की रखवाली करती है। आगे जाके उसको उस बात का अंदाजा होता है जब उसको बुढ़ापा आता है। तो आगे हम आपके पास आना चाहेंगे। इस चीज में मैं आपको एक कश्मीर में पेट्रियार्कल सोसाइटी होने की वजह से आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत कम, इट माइट बी 1% लोग जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, मर्द हजरात पूरे सब कॉन्टिनेंट में। पता नहीं ये क्यों ऐसा बनाया गया है कि ये मैके वालों की और औरत की जिम्मेदार, चाहे वो बेचारे फाका कशी के शिकार हों, मगर ये लड़की उसकी, अरे बच्चा तुम्हारा है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको देखना है कैसे पालना पोसना इसकी परवरिश, बीवी को खुश रखना, प्रेगनेंसी में उसके खाने पीने का ख्याल रखना। मगर देखने में तो प्रैक्टिकली यही मिलता है कि ऐसा होता नहीं है। एक जी इज्जत इंसान, शहरी,
में एक खसूसियत होनी चाहिए, वो है एहसास ज़िम्मेदारी। चूँकि एहसास ज़िम्मेदारी की हम बात करते हैं, हमारे प्रोग्राम के इंचार्ज साहब जो है वो बिल्कुल पैनल पे बैठे हैं, मुझे इशारा कुछ दे रहे हैं कुछ आपसे पूछने के लिए। खसूसी तौर उनकी तरफ से आपके लिए ये सवाल है कि जब देखते हैं बहुत रश होता है एक पेशेंट के साथ, 10-10, 15-15, 20-20, मगर इसी दिन आते हैं, बाद में जब इनको ज़रूरत होती है इस पेशेंट को तब कोई उसको मदद नहीं करता है, इसी दिन आते हैं, ये इतना रश होता है। तो इस रश को कंट्रोल करने के हवाले से कहीं कहीं हमने देखा कि कार्ड देखा जाता है, कहीं कहीं हमने देखा कि उनको अलाउ नहीं किया जाता है। आपके हॉस्टल में क्या निज़ाम है? Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल। लेन करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी। चाय बनाओ या कॉफी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। अमूल दूध पीता है इंडिया। नई स्कूटी, कांग्रेट्स। कैब और रिक्शे का चक्कर बंद, अब घर से सीधे कॉलेज और शायद पार्ट टाइम जॉब भी। नई जीएसटी से स्कूटी और बाइक हुए 8,000 रुपए तक सस्ते। नए जीएसटी से आसान हो रही है यूथ की जिंदगी। भारत मना रहा है बचत उत्सव, बधाई हो बधाई। हर घर खुशहाली, जीएसटी बचत उत्सव वाली। Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल। लेन करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी। चाय बनाओ या कॉफी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। अमूल दूध पीता है इंडिया। अपने निज़ाम को इन्फोर्स नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑब्स्टेटिक केयर जो है फ्री केयर है। तो जब हमने बात की, हमने मिनिस्टर साहिबा से भी बात की इस बारे में कि विजिटर्स पास का जो है आप कॉस्ट बढ़ाएं, कम से कम 100-150 रुपया एक विजिटर पास का रखें ताकि लोग डटर हो जाएं अस्पताल में खामखा आने के लिए। छोटे बड़े बूढ़े जो कि हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कंट्रोल करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से आपके वॉशरूम्स, जहां आप एक कैपेसिटी, आप घर में 5 लोग रह रहे हैं, आपके 3 कमरे हैं, 3 इस्तेमाल कर रहे हैं, 5, जब आप 50 लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे तो गंदगी फैलेगी ज़्यादा, वॉशरूम्स गंदे ज़्यादा रहेंगे। वही चीज़ हो जाती है। 24/7 हमारे लोग काम कर रहे होते हैं क्लीनलीनेस, मगर इतना रश, इतना ये तो एक समाज को सुधारने की ज़रूरत है कि पेशेंट अभी हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुआ, खबरी वल्च चालू का मालिन वरी हमने जाना त्यासन, कुछ लोग देखने के लिए, कुछ बाद में वो गया तो मैं नहीं गया। तो इस चीज़ को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप बाहर के हॉस्पिटल्स में देखेंगे वहाँ तो अटेंडेंट अलाउड ही नहीं है। अभी रिसेंटली मेरे अपने बच्चे की ईरान में डिलीवरी हुई बच्ची की, तो वो तो शी वॉज अलोन इन द हॉस्पिटल, इवन द हस्बैंड वॉज नॉट अलाउड, बट द पेशेंट केयर इज गुड। तो तभी वो मेंटेन कर पाते हैं उस लेवल ऑफ क्लीनलीनेस को। यहाँ नीकू में हमें अटेंडेंट्स होते हैं, उनको 50 बार निकाले फिर भी अंदर घुस जाते हैं, खबर है वो। तो इस चीज़ को ख़त्म, क्योंकि इससे बीमारों को नुकसान पहुँचता है। और ख़ास बात, एक और ख़ास सवाल, क्योंकि अभी नाजरीन के साथ मैंने अभी जो बात की, कुछ बातें हुई जो हमारे समाज में है, मैं उसमें खुद शामिल हूँ और हम पे किस तरह की जिम्मेदारियाँ आयद हैं। लेकिन हम अक्सर बेशतर ये भी देखते हैं कि किसी हॉस्पिटल में, हम ये नहीं कहेंगे कि हम एलडी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल में हम ऐसा भी देखते हैं कुछ साथ ये चीज़ वन क्वेश्चन लफ्जन मज वन वैसे अगर न चांदस्ट्री असस्ट्री ना, यानी अगर डॉक्टर साहब के पास होना हम जाते हैं, कहीं कहीं हमें देखा जाता है कि जो अप्रोच है डॉक्टर्स का, जो जिस तरह से ये पेशेंट जब आता है हॉस्पिटल, इसको बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती है, ये टूट चुका होता है, इसकी आखिरी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो इसकी डॉक्टर साहब कंसर्न होती है और वो स्टाफ जो है, अब उनका रिस्पॉन्स जो है, उनका बिहेव जो है, उनका अप्रोच जो है, किस तरह का होना चाहिए इस पेशेंट के साथ या अटेंडेंट के साथ, चाहे एक ही हो। देखिए, ये मैं मानती हूँ और माजरत के साथ एक्सेप्ट करती हूँ कि कहीं कहीं हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, मगर आप एक रुख कॉइन का देख रहे हैं, आप दूसरा रुख देखते नहीं हैं कि ये जो बच्चे हमारे जो ड्यूटी करते हैं, जो डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं, वो कितने प्रेशर में होते हैं। एक दिन सुबह आते हैं हमारे डॉक्टर्स, सुबह हमारा तो 9 to 5 कितना स्टाफ है, अगर स्टाफ की हम और इसकी भी बात करें, देखिए मेरे पास तो
19 फैकल्टी मेंबर्स कुल हैं। पोस्ट ग्रेजुएट्स मुझे 30 मिलते हैं हर साल में, यानी कि 90 हुए टोटल, और रजिस्ट्रार्स 30 हैं। तो इस सारे में जो है इतना काम मैनेज करना ये एक हरक्यूलिन टास्क। मैंने आपको फिर कहा, हमारे जो एग्जामिनर्स आते हैं दिल्ली से, चंडीगढ़ से, मतलब उनको ये बहुत अजीब लगता है। फॉरेन कंट्रीज की तो बात ही नहीं है, वहाँ तो आपको एज अ कंसल्टेंट 5 पेशेंट के बाद कहेंगे ये फिट नहीं है, ये नहीं देख सकता 5 पेशेंट के बाद। हमें तो जितना नंबर आएगा उसको देखना है, आप किस लेवल का ट्रीटमेंट दे सकते हैं ये भी आपको अंडरस्टैंड करना। जब इतना रश होगा, आपके पास घंटे तो उतने ही हैं, बंदे इतने ज्यादा हैं देखने के लिए, तो आप कितना मतलब देयर इज एनएमसी ने भी एक गाइडलाइन बनाई कि एक बीमार के साथ कम से कम आप 15 से 20 मिनट, जो हमारा ऑब्स्टेटिक पेशेंट होता है उसका बीपी भी देखना है, उसका पास भी उसकी हिस्ट्री भी लेनी है, उसका एग्जामिनेशन भी करना है, कम से कम 15 मिनट मिनिमम लगते हैं एक बीमार के साथ। तो आप बताइए कि आप कितने पेशेंट एक घंटे में देख सकते हैं? वो आप सही फरमा रहे हैं। जब आपको उसके बजाय उसके 7 टाइम्स देखने होंगे, तो टाइम जितना आप स्पेंड करेंगे एक बीमार के साथ वो कम, तो नेचुरली उसकी पेशेंट सेटिस्फेक्शन लेवल कम होती है। फिर आप कितनी चीज़ें उसको समझाएंगे, कुछ लिखते हैं, कुछ उसको बोलते भागते बोलते हैं करना, तो ये है। दूसरा, जो बच्चे ड्यूटी करते हैं वो एक दिन 9 बजे आते हैं। ये तो हिंदुस्तान में हर जगह यही है कि ड्यूटी आवर्स जो हैं डॉक्टर्स के थोड़े हेक्टिक होते हैं, 36 आवर्स की ड्यूटी होती है। आप खुद बता सकते हैं वो इंसान हैं, थकते भी हैं, खाना पीना भी है, बशर हैं, ज़रूरियातें भी हैं। तो इस सारे में अगर 10-5 मिनट डॉक्टर उठा होता है कैजुअलिटी से या ओपीडी से, हंगामा बरपा होता है। यहाँ डॉक्टर नहीं, ऐसा होता नहीं है ये कि मतलब कोई इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है, कलेक्टिवली इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको इस तरह बताना चाहूँगी, हमारा जो कैजुअलिटी है जिसको हम इमरजेंसी कहते हैं, इमरजेंसी मीन्स जिस पेशेंट को इमरजेंसी होगी, यानी अगर हम ऑब्स्टेटिक की बात करें, लेबर पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, या गायनेकोलॉजिकल इमरजेंसी ब्लीडिंग वगैरह, ये इमरजेंसीज हैं जो इमरजेंसी में देखना है। ये पेशेंट ओपीडी 3 बजे हमारा रूटीन ओपीडी खत्म हो जाता है, तो इन पेशेंट्स के लिए इमरजेंसी फिर रहता है खुला ये। बट इमरजेंसी में आप जानते हैं पेशेंट्स कौन से आते हैं? वो कहते हैं दिन में ओपीडी में रश है ना, इसका नाम शाम 3 बजे पर चेकअप। ये नहीं समझते हैं कि वो किसी का हक, वो मखसूस बीमारों के लिए है। इसके लिए तैयार, अगर हम हर रोज मैं ये काम करती हूँ, 6 बजे शाम के 5:30 बजे जब मैं कैजुअलिटी जाती हूँ, एक लाइन बीमारों की होती है जो रूटीन ओपीडी होता है, जिनका टाइम सुबह 9 से 3 ओपीडी में है, मगर उन्होंने एक बनाया है लोगों ने कि वहां क्यू में रहना है क्योंकि कार्ड निकालना है, फिर आना है। नहीं होती है, हो ही जाता। अगर कोई पेशेंट सिक पेशेंट होगा थोड़ा सा ना रिलीजियस टच दे देंगे, क्योंकि अगर वो चीज मखसूस किसी चीज के लिए है, किसी आदमी के लिए है, और ये दूसरा किसको आदमी समझना उसको इस्तेमाल कर रहा है, ये तो पब्लिक को समझना है ना कि मेरा ना ये टाइम है ना मेरी ये जगह है, मेरा काम है ओपीडी में आना। सपोजिंग जैसे पुलवामा किसी भी डिस्ट्रिक्ट से रेफर हो जाता है कोई पेशेंट रूटीन हाई रिस्क एंटीनेटल के लिए, यानी उसको इमरजेंसी कोई नहीं है, उनको वो बताते हैं भाई तुम्हारा ये मसला है, तुम्हें अब एलडी जाना चाहिए। एलडी आने के लिए उसका टाइम फ्रेम है, यानी कि ओपीडी आना है, सुबह कार्ड निकालना है, टिकट निकालनी है, उसका नंबर आएगा, सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे ओपीडी में, वो देखेंगे। वो ये नहीं वो जब मर्जी उसको 3 बजे के बाद आ गया, 4 बजे के बाद बुझासा तक रेफर करूँ मैं क्या इस बुझने में ये थे। तो ये लोगों तक ये उनको समझाना कि ये जो हमारी टीम इधर है ये इमरजेंसी टीम है, इसमें एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट होता है जो एमडी करके रजिस्ट्रार होता है और पोस्ट ग्रेजुएट 4 होते हैं, ये मैन करते हैं हमारी इमरजेंसी। बिल्कुल सही बात आपने बता दी। चलिए आपकी ही बात लेके हम नाज़रीन के पास जाएंगे। नाज़रीन मतलब जिस तरह से अभी इन्होंने फरमाया कि जो इनके पास इमरजेंसी है, अब जो नॉर्मल है जिसको ओपीडी में जाना है, अब ओपीडी का पेशेंट जाएगा इमरजेंसी में, तो वाकई तौर तो हक तलफी होती है। लेकिन अगर आपकी सेहत का सवाल है, अरे भाई पहले तो अपनी नीयत साफ रखनी है, तभी तो सेहत ठीक हो जाएगी ना, तभी तो फ़र्क हो जाएगा ना, तभी तो इलाज मुमकिन हो पाएगा। लेकिन हाल ही में आपको पता है जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया, लेकिन एक ज़रूर सवाल जो है वो ज़रूर एक सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे मैडम, वो ये है कि मुख्तसरन हमें इस सवाल का जवाब चाहिए क्योंकि उसके थोड़ा सा पस मंज़र में बाद में हमने आना है। वो ये है कि जो मेंटल हेल्थ है, झगड़े फसादात जो हम देखते हैं कहीं कहीं पे, कई घर तो बहुत अच्छे होते हैं जहाँ पे बाज़ाब्ता उनमें वैसा डिसिप्लिन होता है,
लेकिन अक्सर बेशतर ज़्यादातर इस तरह के वाक़यात देखे जाते हैं। लेकिन ये बच्ची जब हमला हो जाती है, अब उसके बाद इसका ये पीरियड जो होता है 9 महीने का वक्फा जो है, वक्त जो है, उस दौरान पहले ही एक बहुत किस्म की मुशक्कत इसको करना पड़ती है कि किस तरह से ये माँ इस बच्चे को अपने पेट में पालती है। उसके लिए बाज़ाब्ता हम मजहबी तौर देखते हैं, रिलीजियसली बाज़ाब्ता उसके लिए गाइडलाइन है कि किस तरह की मेहनत है, और इसी घर में रहती है। और अगर इस लेडी के जहन की हम बात करेंगे, मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, अगर इस लेडी को इस दौरान कोई तनाव हम देंगे, क्या उसका असर उस बच्चे पे होगा? बिल्कुल डायरेक्टली होता है। ये स्टडीज़ मानी गई हैं कि जो प्रेग्नेंट औरतें इमोशनल अपहीवल से, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से गुजरती हैं, पर्टिकुलरली जो उसका पार्टनर उसे दे, तो वो बच्चे की सेहत पे बुरा असर करता है, इन द फॉर्म ऑफ वेट गेन, इन द फॉर्म ऑफ, और लॉन्ग टर्म जब वो बच्चे पैदा होते हैं देखा गया है उनका मेंटल हेल्थ स्टेटस भी स्टेबल, क्योंकि आज के दौर में ये माना जाता है कि वट एवर अ मदर डज इट इज़ परसीव्ड बाय द बेबी इनसाइड, और उसकी रिएक्शन उसकी डेवलपमेंट में होती है, चाहे वो डेवलपमेंट इंट्रायूट्राइन हो या जब ये बच्चा बाहर आता है, बाहर की दुनिया में कदम रखता है। तो मेरा यहाँ पर नाजरीन से यही गुजारिश होगी कि ख़ुसूसन माओं से, आप अपने बेटों की तब शादी करें जब आप उनको घर बसाने देंगी। जब आप उनको घर बसाने नहीं देंगी तो उनकी शादी ना करें। मजबूरी नहीं है किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करनी, जो एक मुसीबत में पड़ जाती है, एक तो अपना आप पालने में, और फिर ये जो बच्चा दुनिया, ये तो बिल्कुल बेकसूर होता है। मतलब देयर इज़ अ कांस्टेंट स्ट्रेस जो मैंने कम्युनिटी में देखा, जो मैंने देखा, अब मेरे भी 35 साल हो गए इस प्रोफेशन में काम करते हुए, कि एक 90% वुमेन हैव अ कांस्टेंट स्ट्रेस फ्रॉम द फैमिलीज। एक फॉर्म में अब इसने काम नहीं किया, अब इसने देर से आई, देर से उठी, देर से, अल्लाह ताला ने 2 लोगों को घर बनाने की जिम्मेदारी दी है, हस्बैंड एंड वाइफ, और अपने बच्चे पालने की। उसमें इंटरफेरेंस दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। उन्हें कुछ टाइम दें एक दूसरे को समझने की। 2 अनजान लोग इकट्ठे आते हैं और फिर इमीडिएटली, आजकल में तो ज़्यादा ही प्रेशर है प्रेगनेंसी का, क्योंकि आपने देखा इनफर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। तो उन्हें एक दूसरे को समझने और नई नस्ल को बेहतर इसमें आने की, वक्त कम है, आपसे एक और रिएक्शन हम बाद में ले लेंगे। नाज़रीन, जिस तरह से अभी ये बात कही गई, लेकिन इसमें मेरी ज़ाती गुजारिश होगी, जो भी हमारी माएँ हैं घरों में, यम जन ऐसे हश माज गरन मज खसूसी तौर छुस बह अजकि प्रोग्राम जरिए तिमन गुजारिश करान कि युथुई तह अत गरस मज यह वन नोश वनवोस, यह वातान वन अमिस कूर, मान यह कूर, तो युथुई अत गरस मज यी अम पत ये अमिस सत वर्ताव आसे, अगर कहीं पे हम देखते हैं, हम कहते हैं कि औरत के हाथ में ज़्यादा रिमोट कंट्रोल घर में नहीं देना चाहिए, मगर ये तो मैं लाजमी बासा, अगर बाज़ाब्ते तौर ये सास जो है, अगर ये बिल्कुल सही तरीके से घर में चलेगी, बाज़ाब्ता प्यार बांटेगी इस बहू के साथ, बाज़ाब्ता कोई मेंटल हेल्थ का कोई इशू नहीं होगा घर में, बाज़ाब्ता इस तरह के मामला जो है वो सामने नहीं आएंगे। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो इस सास की बेटी होगी उसके साथ भी कल उसके साथ ठीक रवैया इख्तियार किया जाएगा। मैडम, आपका आज के इस प्रोग्राम की वसातत से आखिरी मैसेज नाजरीन को। मैं क्योंकि ललदत हस्पताल की इस वक्त ज़िम्मेदार शोबे से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं लोगों को पहली चीज़ इससे निकालना चाहती हूँ कि एलडी के कार्ड को अपना मुद्दा ना बनाएं। जब भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कोई भी पेशेंट रेफ़र होकर आता है, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। या उसके अलावा कोई पेशेंट जिसके पास एलडी का कार्ड नहीं है और किसी भी वजह से उसे एलडी आना पड़े, रात में दिन में, उसे कार्ड की ज़रूरत नहीं है। उसका जो भी प्रैक्टिशनर होगा, प्राइवेट में, सरकारी, उसकी चिट्ठी एक काफ़ी उसके लिए जामिन है कि अगर उसे ज़रूरत हो एलडी में आने की तो उसे एडमिट किया जाएगा। अब कभी कभी गैर ज़रूरतमंद ज़बरदस्ती पेशेंट के हम बैठेंगे, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं अच्छा इस पे हम कर, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम अस्पताल, इट्स नॉट अ सराय कि हम अस्पताल में, क्योंकि उनको डर लगता है अस्पताल में बैठाएंगे। तो जहाँ ज़रूरी है वहाँ हम पेशेंट्स को एडमिट करते हैं।
उनमें कार्ड की ज़रूरत नहीं है। इस खौफ से निकलें कि किसी भी कीमत में एलडी का कार्ड निकालना है, प्लीज़। ये एक बहुत। और दूसरी चीज़ कि एलडी में हर फैसिलिटी अवेलेबल है, ट्रांसफ्यूजन्स हैं, फ्री मेडिकेशन है, थोड़ा क्यू में रहना पड़ेगा, उसमें सबको ताउन देना पड़ेगा हमें। प्रोफेसर एंड डॉक्टर सैयद मासूमा रिजवी साहिबा, दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे जहांबीन प्रोग्राम के जरिए से आवाम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज के प्रोग्राम में जितनी बातें मैंने कही, सबसे पहले वो बातें मुझे अपने लिए, फिर आपके लिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।